आज की मीडिया ब्रीफिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मीडिया को ब्रीफ करें प्लीज। I'll draw your attention to the speech given on the 12th by the Honorable Prime Minister, who, referring to Atmanirbhar Bharat, had spoken about supply chain reforms and how technology-driven systems should work, and also how the demography will have to benefit from it. So deriving from all this, today, the third tranche of announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry, and allied activities. So which will also have some aspects of food processing and so on. See, the largest proportion of Indian population is dependent on agriculture even now. And of all those who are dependent on agriculture, nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers, small and actually marginal farmers. That is also referred to in the Economic Survey of 2020. However, it always goes to the credit of the Indian farmers who, against all adversities, be it of the monsoon or sometimes unwanted drought or some crop pestilence, in spite of all that, Indian farmer has always stood up to the challenge, endured a lot, and made India reach certain global benchmarks. Very quickly, I'll tell you, you are aware that India is the largest milk producer, largest jute producer, largest pulses producer, dals, variety of dals. It's also the second largest in global numbers, second largest in the production of sugarcane, in the production of cotton, groundnut, fruits, vegetables, and also in fisheries. India is also third globally placed in the production of cereals. So today, therefore, I'll also be showing you a slide a bit later on what we have done in the last 2 months to make sure that agriculture work was supported during the lockdown. Just the 2-month story. तो आपने देखा किसानों के लिए बड़ी योजनाएं यहां पर ऐलान करती हुई निर्मला सीतारमण, और इससे पहले भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उसमें डाउन टोडन सेक्शंस के लिए खास तौर से सरकार का फोकस था। इस बार जो सारा फोकस रहा वो किसानों के ऊपर रहा, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ हैं। देश हमेशा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रवि सिंह। सरकार की आज की जो ऐलान हैं, जो घोषणाएं हैं, उनको कितना आप सही पाते हैं किसानों के उत्थान की अगर बात की जाए? देखिए, योजनाएं सरकार ने काफी हद तक दी हैं, और आज की जो योजना जिस हिसाब से की है, ये कहें कि जिस हिसाब से तैयार किया है, अगर ये 100% के बजाय सिर्फ 50% भी अगर लागू हो पाता है तो काफी हद तक हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, या पूरे इस क्षेत्र की बात करें, चाहे वो प्रिक्योरमेंट हो, स्टॉक हो, वेयर हाउसेज हो, पशुपालन हो, या फिर कृषि से रिलेटेड या किसानों से, हमारे जो किसान भाई बहन है उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, उनमें काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और शायद आगे इसी क्षेत्र में एक इंडस्ट्री की तरीके से लोगों को काफी बड़ा रोजगार भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो अभी कदम उठाए गए हैं, अगर ये एप्लीकेबल होते हैं तो काफी हद तक सरकार उन चीजों पर खरी उतरेगी। जैसे कि पहले इन्होंने ये एक टारगेट दिया था कि हमारी भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी जो कोरोना वायरस की मार यहाँ पर इंडस्ट्री को देखने को मिल रही है, या फिर किसान भाई बहनों को देखने को मिल रहा है, लेबर इंडस्ट्री सफर कर रही है, आईटी इंडस्ट्री सफर कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री सफर कर रही है, एजुकेशन सफर कर रहा है, उनको ढांचा एक दिया गया है जिससे कि आगे बढ़ करके उनमें ये परेशानियां या उस परेशानी से कैसे जीता जाए। और
दूसरे देशों के कंपैरिजन में जो एक कंपटीशन यहाँ पर बना हुआ है, उस कंपटीशन से किस तरीके से निकला जाए, उसके प्रभिभूत इन्होंने काफी अच्छा एक अनाउंसमेंट किया है, पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको एप्लीकेबल किया गया तो काफी हद तक उसका फायदा इकोनॉमी में किसानों को, लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। अमन अग्रवाल साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार की, निर्मला सीतारमण की किसानों को लेकर जो योजनाएं हैं, जो अब जिसका अनाउंसमेंट आज उन्होंने विशेष तौर पर किया है, वो कितनी कारगर सिद्ध होंगी किसानों की समस्याओं को खत्म करने के लिए? देखिए जी, हिंदुस्तान में किसान वर्ग जो है करीबन 68% से 75% के बीच में है। पॉपुलेशन बेस देखा जाए तो एग्रीकल्चर और एग्रो बेस इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, बिकॉज अब एक किसान जो है सिर्फ किसान खेती नहीं करता है, वो अब एग्रो बेस इंडस्ट्रीज में भी काफी हद तक लग गया है। बिकॉज जो बच्चे पिछले 30 सालों में बाहर गए थे और किसी वजह से वापस आ गए रूरल एरियाज में, तो उन्होंने खेती बाड़ी करके छोड़ के खेती बाड़ी से जुड़े जो उद्योग थे उनको लगाना शुरू कर दिया है। और जो ये आज अनाउंसमेंट हुई है, कल हमने देखी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो इंडस्ट्री के लिए और सेगमेंट्स के लिए, गरीबों के लिए, रूरल एरिया के लिए, खानों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी। पर आज जो फोकस किया गया है सरकार में, उसमें क्योंकि कृषि वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का और सबसे प्रोग्रेसिव वर्ग रहा है, और इस समय जब लॉकडाउन रहा है तब भी वो अपना काम करता रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन करता रहा है, इसीलिए हमारे और आपके घर में खाना आज भी आता रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कोशिश की है कि किस तरीके से हम जो है राहत उनको दे सकते हैं। ये कहना कि ये सारी प्रॉब्लम किसानों की खत्म कर देगा या बदल जाएगा, मेरे विचार में दिक्कत है कहना। बिकॉज जो चीजें 70 साल में पैदा हुई, प्रॉब्लम हुई 70 साल में क्रिएट, उसे हम कहें कि एक पर्टिकुलर पैकेज से रिजॉल्व हो जाएगी, वो नहीं है। पर एक ये एक माध्यम है। और दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली इसमें, एक तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, हर एक सेगमेंट को लेने की कोशिश करी है। दूसरा जो उन्होंने किया है कि ये ध्यान दिया है कि रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अंडरस्टैंड किया और एक एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी। आपको अचंभा होगा सुन के कि करीबन 20 सालों से जो है हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो एक कर्ज की वजह से पैदा हुई, क्योंकि हमारे पास जो 70-80 के अंदर फर्टिलाइजर या मैकेनाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर को, वो नहीं कर पाए। किसान छोटे छोटे थे, इतना पैसा नहीं था, बैंकिंग फैसिलिटी साथ नहीं देती थी उस समय, तो इस वजह से वो फिर भी एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते रहे। और उसका जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, करीबन 8-10 देशों को मैं जानता हूं, जो इजराइल है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, केरला और बड़े सारे स्टेट्स में टाई अप कर रखा है, बड़े बड़े फार्मर्स का, उनको कॉन्ग्लोमरेट कर रखा है, और उसके माध्यम से वो सारा जो उत्पाद है वो अपने देशों में ले जाते हैं और 3 गुने, 10 गुने, 15 गुने, 20 गुने दाम पे वहां पे जाके बेचते हैं उसको। तो एक बहुत बड़ा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट। और तीसरी जो उन्होंने बात करी ई नैम्स की, जो उनको लिंक करने की बात करी, किस तरीके से हम उसको ई ट्रेड भी कर सके ताकि किसान या किसान के जो वहां पे लोग बैठे हैं वो डायरेक्टली भी बाहर मार्केट तक रीच कर सके, हिंदुस्तान की भी मार्केट और बाहर की मार्केट। ये मेरे विचार में चौथी चीज जो उन्होंने बात करी कि किस तरीके से रेगुलेटरी जो प्रूडेंस है वो थोड़ा कम किया जा सके। हिंदुस्तान में हमने बात करी, विश्व भारतीय वित्त संस्थान में हमने प्रपोज किया था, 1.5 साल से 2 साल से कर रहे हैं, कि जो हम ई नैम जो क्रिएट किए हैं उनको इंटरलिंक करना चाहिए। किसान जो है पैदावार कर सकता है, अच्छा खाना बना सकता है, पर मार्केट नहीं कर सकता है। जो बिचौलियों की प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में आज से 50 सालों से चलती आ रही है कि बेचारा जो किसान मारा जाता है वो इसलिए मारा जाता है, मंडी में तो रेट ज्यादा आता है, जो बिचौलिया है वो सारा पैसा खा जाता है, क्योंकि किसान एक पैदावार कर सकता है, वो बेच नहीं सकता है। तो अगर हमारी जो मंडियां हैं वो जब अपना उत्पाद करे, एक मैसेज भेज दे ई नाम की जो मंडियां हैं उनको, वो मंडी जो आसपास की मंडी है उस उत्पाद को उठा ले, तो किसान को भी सही दाम मिल सकता है और जो ये बिचौलिए हैं वो खत्म भी हो जाएंगे और मंडी में भी कम दाम आएगा। तो जो इन्फ्लेशन इंपैक्ट है वो भी नहीं हो रहा, किसान को भी दाम अच्छा मिल रहा है। इसकी तरफ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, पर अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो किसान है, जो जिसकी वजह से हिंदुस्तान है, उसको बढ़ोतरी मिल सके। और मेरे विचार में जो कदम है अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन की, जैसे मेरे प्रवक्ता ने बात करी, एक मेरे कॉलीग ने बात करी, वो जरूर है। हिंदुस्तान में पॉलिसीज बड़ी अच्छी बनती है, जहां इंप्लीमेंटेशन होने की बात आती है वहां पे हम लोग पूरा खरा नहीं उतर पाते हैं। पर इस सरकार ने पिछले 6 साल में काफी हद तक चीजें की, चाहे वो बिजली पहुंचाना हो, चाहे वो सड़क पहुंचाना हो, चाहे वो गैस पहुंचाना हो, चाहे वो जो इस समय अगर हम सीएमआई की रिपोर्ट देखें जो नवंबर में आई थी, उसके साथ क्लियर नजर आ रहा था कि अर्बन जोन से रूरल एरिया में काफी लोग वापस मूव किए हैं और ऑनलाइन परचेजेस जो है वो बहुत बढ़ गई हैं। तो ये किसान तो ऑनलाइन परचेजेस नहीं कर रहा था, वहां पे नेटवर्क भी ऑनलाइन जो है उसके, तो जो लोग यहां मूव किए हैं, डेवलपमेंट जो मूव करी है वो वहां पे डेवलप करेंगे, चीजें करें। तो ये जो रूरल इकोनॉमी जो अब ग्रो कर रही है, जिसका पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो
इनकैश करने की बात है। सरकार पूरा कोशिश कर रही है और मेरे विचार में जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, उससे अगर हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं, सरकार के माध्यम है इस समय करने के लिए, इनकी विल है जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे हम कहते हैं कि विचारधारा सिर्फ एक चीज नहीं है, एक करने की क्षमता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। जो इच्छा है वो इस सरकार की नजर आ रही है, चाहे वो एनपीए कंट्रोल में देखा हमने उन्होंने की, चाहे वो ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करी, चाहे चीजें डीबीटी के थ्रू पहुंचाने की, कैश पहुंचाने की। हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने लोगों तक, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने जनधन अकाउंट खोला, उनमें उनका पैसा पहुंचाया है। मेरे काफी सारे लोगों से बात हुई जिस बारे में इसमें करते हैं, हमारे यहां कुछ काम भी करते थे, उनसे ही पूछा कि उन्होंने जनधन अकाउंट खोल रखा था, कहता उनके पास पैसा आया है उनके अकाउंट में। तो मेरे विचार में सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। अब कितनी खरी उतर पाएगी वो उनके पॉलिसी के ऊपर। अब अगर जल्दी खरी उतरेगी तो इनकी वाहवाही होगी, वाहवाही तो पहले भी हुई री-इलेक्शन में, पर वाहवाही और होगी। और जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का है, कोई बड़ा चीज नहीं है। इस समय भी हम $12.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है पीपी के मोड पे, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है परचेजिंग पावर पैरिटी मोड जिसे हम कहते हैं। वो हमें बताता है कि हमारे ₹1 में हम कितना सामान खरीद सकते हैं। वो जो परचेजिंग पावर है आज की नहीं, आज से 30 साल से परचेजिंग पावर हमारी स्ट्रांग रही है, और वो जो स्ट्रेंथ है हमारे पास, ये सरकार मेंटेन कर रही है, जबकि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है अपने राहत के थ्रू। और डॉक्टर रवि सिंह, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि किसानों को लेकर ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले स्थिति बहुत ज़्यादा उत्साहजनक रही हो। किसान इस देश का अन्न उत्पादक है, अन्नदाता है, और उसके आत्महत्या की खबरें भी बहुत सारी आती हैं, सुदूर महाराष्ट्र से भी आती हैं, देश के हर कोने से आती हैं। लेकिन बावजूद इसके किसानों के लिए कोई दीर्घकालिक योजना सरकार के स्तर पर तैयार नहीं होती। बिट्स एंड पैचेस में ज़रूर हम काम करते हैं और चिंता करते हैं। अभी ये सारी चीज़ें कोविड स्पेसिफिक वातावरण के तहत अनाउंस की गई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसका अभी भी सरकार की सोच में, सरकारों की सोच में अभाव है? जो अभी जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड को एक नए सिनेरियो पे ले जाता हुआ नजर आएगा, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरियों से रिलेटेड हो, या फिर ये कहें कि खेती से रिलेटेड हो, या फिर हमारे जो आपसी देशों के जो व्यापार के संगठन संपर्क हैं, उनमें भी काफी हद तक बदलाव अब देखने को मिलेगा। एक तरीके से अब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। और इसीलिए शायद मोदी जी ने यहाँ पर वोकल की बात की है, लोकल की बात की है और ग्लोबल की बात की है। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं, देखिए सरकार डिसीजन जरूर लेती है, लेकिन जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने भी इस चीज को एग्री किया कि काफी हद तक इंप्लीमेंटेशन का इशू बहुत बड़ा है। आप देखिए, आपके सामने एग्जांपल है कि अभी लास्ट 4 से 5 दिनों में जिस तरीके से बारिश यूपी, बिहार और अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, गेहूं वहां पर किसानों का खड़ा जो है वो खेतों में पड़ा हुआ है, और वो 5 बार पानी लेने के बाद अब उसमें उगने लगा है। तो कहीं ना कहीं से जो हमारे देश में जो हम गेहूं का उत्पादन जो 96 मिलियन से 98 मिलियन तक करते हैं, वो कहीं ना कहीं से अब इंपैक्ट होगा, और जो किसानों ने पैदा किया है उनको काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी कोरोना की तो वॉर चल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो एक बार को शायद चल जाए। फूड सिक्योरिटी हुई, यानी फूड अगर आपके पास स्टॉक होगा तो आप लोगों तक थोड़ी मेहनत करके पहुंचा सकते हैं। और आने वाला समय इसीलिए खेती के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नए बिजनेस रिफॉर्म यहां पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मैं नए बिजनेस रिफॉर्म क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में अगर आशुतोष की बात करूं तो देखिए, अभी बहुत से लोगों की शहरों में नौकरियां जाएंगी, लगभग उम्मीद के हिसाब से 30% जो है वो सैलरी कट होगा, और लगभग 40% नौकरियां भी यहां पर लोगों की जाएंगी, और वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कम 10 से 12% या 15% लोग गांव की तरफ मूव करें। नए पोटेंशियल आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिले, और शायद कहीं ना कहीं से सरकार भी इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए पूरी तरह से फोकस जो है वो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, या फिर खेती हो, किसानी हो, या पूरी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड हो, जो जिस चीज को हम और मॉडर्नाइज और आगे का अग्रेसिव कर सकते हैं, जिसकी हम अभी तक इंपोर्ट, जैसे सोयाबीन हम इंपोर्ट करते हैं, हाल कुछ सालों पहले हम सोयाबीन एक्सपोर्ट करते थे। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिससे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना स्ट्रांग कर सकें कि उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें, और
उसी में आपको नौकरियां भी मिल सकें। तो ये आपको तो करना पड़ेगा, आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे तो आगे करना पड़ेगा, और लोग उसी को यहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यहां पर कहा रवि सिंह जी। अमन अग्रवाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पूरी कोविड की स्थितियों के कारण जॉब कट्स और इंडस्ट्रीज का क्लोज होना, संकट में आना, ये सारा कुछ जो बहुत तेजी के साथ जो इतने पिछले कई दशकों में जो शहरीकरण हुआ है, उसमें अब रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। हम ये देख रहे हैं कि लोग गांव की तरफ लौट भी रहे हैं, और जाहिर तौर पर अब जब कोविड का मौसम बीत भी जाएगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो गांव में ही या छोटे शहरों में ही सेटल हो जाएंगे। ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, क्या इसका कोई उज्ज्वल पक्ष भी आप पाते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत उज्जवल पक्ष ही इसमें दिखाई देता है जी। पहली चीज तो एक चीज देखने वाली बात है कि जो ये पैकेजेस अनाउंस किए सरकार ने, थोड़ा समय जरूर लिया पर बड़े बैलेंस तरीके से लगाए गए। जितने भी देशों ने पैकेजेस दिए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी देश हो, उन्होंने इमरजेंसी की तरीके से दिए, इमीडिएटली आके कोई अपना कार्य नहीं किया, कैसे डिवीजन होगा, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, वो सब वर्किंग जो है कहीं हमें नजर नहीं आती है किसी भी पैकेज के अंदर। इस सरकार ने जो किया है, हर अलग वर्ग को देखते हुए अलग अलग पैकेजेस डिजाइन की। दूसरी बात जो आपने बड़ी अच्छी बात करी कि इसमें क्या दिखाई देता है, पहली बात तो जो अभी इस समय स्थिति है विश्व के अंदर, अलग अलग मार्केट से, चाइना से, अलग अलग देशों की जो कंपनियां हैं वो बाहर निकलेंगी। अब ये देखना है कि कब तक कैसे जो है वो कंपनियां जो है हम लोग हिंदुस्तान में ला सकते हैं, वो जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान में ला सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी जो लॉकडाउन खुला 3 तारीख को, उसकी वजह से काफी सारी कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो अपना वापस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, सेंटर्स हैं, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो वापस गए हैं, जरूर हो सकता है उनमें से कैसे कुछ हो 10%, 20%, 30%, 40%, 50% जो वापस शहरों में ना आना चाहे, बट ऐसे ही काफी सारे लोग हैं जिनकी इच्छाएं रहती हैं कि हम शहरों में आना चाहते हैं, तो उनको वो लोग आएंगे, उनको अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। जो पुराने गए हैं, देखिए वो सारे खेती बाड़ी तो नहीं शुरू कर सकते हैं, नया कोई काम शुरू करेंगे, नए कारखानों में लगेंगे, नया काम होगा। और रूरल इकोनॉमी के लिए, जो रूरल इकोनॉमी जहां पे 80% हिंदुस्तान बसता है, उसके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि उनकी इकोनॉमी के अंदर अब दोबारा ग्रोथ आने की उम्मीद होगी। उसको ऐसा नहीं देखा जाएगा कि पिछड़ा वर्ग है इसलिए हम जाना नहीं चाहते, वहां पे भी लोग जो है नए सिस्टम लाएंगे। जैसे मैं अब सीएमआई का डेटा कह रहा था, वहां पे रिटेल सेगमेंट, उस डेटा ने क्लियर कहा नवंबर में कि वहां से रिटेल एकदम से ऑनलाइन सेल बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वो पुराने लोग तो वहां के नहीं कर रहे हैं, नए लोग कर रहे हैं। तो जो नई सुविधाओं की जरूरत है, नई चीजों की जरूरत है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो खाने के पदार्थ हो, चाहे वो खाने की शॉप्स हो, उनकी डिमांड बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो बिजनेस तो अल्टीमेटली बूस्ट करेगा। एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आपके पास 1 सेकंड हो जी। हमने भारतीय वित्त संस्थान में पिछले 4 महीने से हम जो है स्टडी कर रहे हैं कि जब ऐसे सिनेरियो आते हैं, चाहे वो एपिडेमिक हो या पेंडेमिक हो या वॉर हो या सुनामी हो, तो क्या स्थिति रहती है इकोनॉमिकली। मैं ह्यूमन लाइफ की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक स्थिति की बात कर रहा हूं। और हमने देखा कि जब भी ऐसी कोई दुविधा आई है, चाहे वो 2004 में सुनामी जैसे आई, या वर्ल्ड क्राइसिस आया 2007-8 में, या उससे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस आया, या पेंडेमिक्स आई, एपिडेमिक्स आई, 3,000 साल में करीब 22-23 बड़ी मेजर एपिडेमिक्स आ चुकी हैं और पेंडेमिक्स आ चुकी हैं जी। ये देखने को मिला कि लेटली जो है पिछले 20-30 सालों में करीबन, और पहले भी वॉर टाइप सिचुएशंस में 6 महीने से 1 साल के अंदर इकोनॉमी बहुत तेज रिबाउंड करती है, क्योंकि काफी सारी चीजें और सुविधाएं लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनको जैसे अब बाल नहीं कटे हैं लोगों के काफी सारे, तो जैसे ही इकोनॉमी खुलेगी सारे लोग भागेंगे बाल कटवाने के लिए। टीवी नहीं देखा, रेस्टोरेंट में नहीं गए, बाहर पार्कों में नहीं गए जो पार्क जाते हैं, तो फटाफट सब भागेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और काम करेंगे। तो इमीडिएटली जो इकोनॉमी है उसको एकदम से उछाल आता है, और वो 5 से 6, बिकॉज पहले तो नहीं आता, बिकॉज डर लगता है लोगों को, तो उसके बाद जो उछाल आता है तो 5 से 6 महीने के अंदर रिकवरी ग्रोथ फास्ट होता है। और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के लिए, हम चाहे कहें कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, हम ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हैं। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था 95 में, और हमारे यहां करीबन 1 लाख लोग वापस आ गए थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट से, उसके बाद से हिंदुस्तान ने पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा रखा कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने। हम इतना एफिशिएंट नहीं बनाते हैं, पर हम अभी भी सब कुछ, चाहे वो सुई हो और चाहे वो स्पेसशिप हो जो मार्स में जाते हैं या सैटेलाइट्स हो, वो सब बनाते हैं, और अब तो लॉन्च भी करते हैं उनको, विश्व के अंदर लॉन्च करने के लिए कहते हैं। ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में क्षमता है और क्षमता का इस्तेमाल करने की इच्छा है, और इस समय सारा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, क्योंकि सिर्फ ये प्रोडक्शन हब नहीं है चाइना के पैरेलल में जी, बट एक ये कंजम्पशन मार्केट देता है जो इवन चाइना विश्व की कंपनियों को नहीं दे पाता जी।
रवि सिंह जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। हम ऐसा लगता है कि एक इस पूरी कवायद कोविड में अगर एक अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एक किस्म के इंडिजिनाइजेशन की तरफ देश बढ़ेगा इससे आगे, इस बात से रजामंद हैं आप? जी बिल्कुल। आप जो अगर आप इस चीज को आगे देखिए तो जरूर है कि हम इस चीज को यहाँ पर फॉलो करेंगे। मैं पिछले वाले सवाल में एक और अपना पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दे तो। देखिए, जैसा इन्होंने इससे पहले प्रोफेसर साहब ने भी बात की कि इस समय चाइना में बहुत से हेड ऑफिस हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको कि भारत में लाने की जरूरत है और भारत ने उसके प्रपोजल भी दिए हैं। मैं थोड़ा सा उसमें अपडेट देता हूं आपको। लगभग गवर्नमेंट ने जो बात करी है उसमें 100 इंडस्ट्री से यूपी के मुख्यमंत्री साहब ने बात भी की और लगभग उन्होंने ये ऑफर भी दिया कि हम आपको एमएसएमई इंडस्ट्री की 90 लाख यूनिट जो है उनको मल्टीपर्पज आपके यूटिलाइजेशन के लिए खोलेंगे। और जिन कंपनियों से बात की उन कंपनियों के मैं आपको नाम बताऊं तो जिसमें कि सबसे बड़ी कंपनियां फेडेक्स, सिस्को, एडॉक, हनीवेल, बोस्टन और मार्टिन हैं, जिनसे कि ये बात चल रही है। अगर आप सोचिए कि अगर ये कल्पना करें कि अगर ये कंपनियां अपना हेड ऑफिस इंडिया में किसी भी जगह पे शिफ्ट करें, चाहे यूपी में करें, एमपी में करें, महाराष्ट्र में करें, अहमदाबाद में करें, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और हम एक नई पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस मेरा एक सजेशन यहाँ पर सरकार को जरूर है, जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर एक रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन दिया है, उसी तरीके से आप सेक्टर को भी आप रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन करके दें। मैं कुछ कंपनियां या कुछ सेक्टर उसमें ऐड करना चाहूंगा आपको, जैसे कि अगर आप हाई इंपैक्टेड इंडस्ट्री को देखिए या फिर आप रेड जोन जिसे कह सकते हैं, उनमें सबसे पहले आता है हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल, मेटल माइनिंग, यूटिलिटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस अभी जीरो है, शिपिंग और ज्वेलरी बिजनेस। एमएसएमई को जरूर यहां पर कंसीडर इन्होंने किया है, लेकिन साथ ही मीडिया इंडस्ट्री, इन सभी को इस समय पैकेज की जरूरत है जी। तो आप इसको ऐसे कैटेगरी कर सकते हैं कि ये एक रेड जोन है। दूसरी तरफ आप जब आप ऑरेंज जोन की बात करें, यानी जिनको थोड़ी कम की जरूरत है, उसमें आ जाए तो ऑटो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, केमिकल, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल एस्टेट और फाइनेंस और इंजीनियरिंग। मैंने इनको इस तरीके से कहा है कि आप इस तरीके से अगर आप एक सिनेरियो बनाते हैं तो काफी हद तक इकोनॉमी में सपोर्ट मिल सकता है। और इसी तरीके से ग्रीन जोन में, यानी कि थोड़ा सा जो कम इंपैक्टेड है, जैसे एजुकेशन है, फर्टिलाइजर है, फार्मा सेक्टर है, या फिर आप एफएमसीजी सेक्टर है, हेल्थ केयर है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन कैटेगरी वाइज अगर आप यहां पर इंडस्ट्री को सपोर्ट देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये सजेशन सरकार को ज्यादा अच्छा होगा। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कैटेगरी अगर करते हैं तो उस तरीके से आप बहुत अच्छे से एक डिवीजन दे सकते हैं कि किन सेक्टर पे कितना हमें फोकस करना है, तो उसका हेल्प जो है वो काफी हद तक इंडस्ट्री को मिलेगा। और आगे आने वाला समय जो अभी और भी टफ होने वाला है, शायद हम उस जंग को आसानी से जीत सकते हैं और कोविड को यहाँ पर हरा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रवि सिंह जी किया आपने। लौटेंगे आपके पास। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। अभी हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी की बात कही और उसको प्रोत्साहन देने की बात कही, उन्होंने वोकल फॉर लोकल के लिए जो एक तरह से नारा भी दिया है, वोकल फॉर लोकल। इसके तुरंत बाद अभी हमने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बात कही अपने स्पीच में और उन्होंने कहा कि वी आर रिक्लेमिंग आवर हेरिटेज एज ए नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। आपको ऐसा लगता है क्या कि ये जो एक कवायद है स्वदेशीकरण की, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की, कहीं ना कहीं ये इसमें एक किस्म की सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी है चाइनीज़ गुड्स के बहिष्कार की और उनकी सामानों की जिस तरह से धूम रही है उसके बहिष्कार की? हालांकि ये सवाल एक जियो स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ ज़्यादा है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए जी, पहली बात तो जो ये डोमेस्टिकरण की जो रोग चला हुआ है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, चाहे वो यूके हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, जर्मनी हो और यूएस हो, सब देशों में इस समय ये मुहिम चल रहा है कि हम लोकल करें, बाहर का सामान ना खरीदें। और क्योंकि एक्चुअली सप्लाई डिस्ट्रप्शंस जो ओवरसीज मार्केट से आनी चाहिए वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हुई हैं, इसलिए सारे देश कह रहे हैं कि हम लोकल की तरफ जाएं। पर ये कहना कि ये चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना है, मेरे विचार में गलत होगा। ना इसमें कहीं इंडिकेशन है, ना उन्होंने मेंशन किया और ना कोई इंडिकेशन है। दो तीन चीजें समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो हम आज के समय में एक ग्लोबल विलेज हैं और हिंदुस्तान हमेशा शुरू से
ओपन ट्रेड में विश्वास रखता आया है। जब से हिंदुस्तान छोटे छोटे प्रांत थे, किंगडम्स थे, जो अलग अलग जगह थी, तब से जो है, और इसी उस ओपन ट्रेड की वजह से ही हम लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस खोई और हम अपने आप को इतना कंट्रोल किया कि 1990 तक 91 तक हम लोगों ने अपने आप को ओपन नहीं किया। इसके लिए ये कहें कि हम यू टर्न ले रहे हैं, मेरे विचार में गलत होगा। हो सकता है कुछ कंट्रीज ले रही हो, हिंदुस्तान यू टर्न नहीं ले रहा है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है चाइना के पर्सपेक्टिव से, और ये देखना सारे विश्व को जरूरी है, इस समय चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स को इतना कॉम्पिटिटिव और चीप कर दिया है कि वो विश्व के अंदर किसी भी मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को। दूसरी चीज जो उन्होंने की है वो फाइनेंशियल इन्वेजन किया है जी। एक तरफ उन्होंने माइंस एंड माइनरी ओन्स को खरीदना शुरू किया, पिछले 15 साल से ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग देशों से खरीद के अपने पास कैप्चर कर रही है। दूसरा, उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आपको सरप्राइज उनका सुन के, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो ये पेटीएम हो, इनके अंदर भी काफी हद तक जो पैसा लगा हुआ है वो चाइनीज कंपनी, जो ये दो कंपनियां हैं उनका पैसा लगा हुआ है। तो जब उन्होंने इन्फ्यूजन किया हुआ है, और पैसा आपको पता है जो कंट्रोल करता है पैसे को, वो जो है कंपनी के निर्धारिता को क्या करेगी या क्या बेचेगी उसको कंट्रोल करता है काफी हद तक। जी जी। तो ये इसी प्रोफेसर अमन, हम लौटेंगे, काफी महत्वपूर्ण बातें आपसे हमको सुनने के लिए मिल रही है, लेकिन आइए इस बीच सुन लेते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। पहले दिन एमएसएमई और पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई, वह भारत की वास्तविक ताकत है। लोकल को ग्लोबल बनाने की ताकत को आगे बढ़ाने का ही एक अगली कड़ी है। कल फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, रेहड़ी, खोमचा, पटरी व्यवसायी के साथ साथ माइग्रेंट लेबर को फोकस करते हुए जो घोषणाएं हुई हैं, और आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत के किसानों को ध्यान में रख करके जो घोषणाएं हुई हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने और उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, और जिसको लेकर के हम लोग वास्तव में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हर्बल खेती, और वह भी गंगा किनारे के तट पर। गंगा मैया देश के अंदर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने अभी पिछले दिनों नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है नमामि गंगे परियोजना, उस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में जो व्यापक परिवर्तन आया है, इसके लिए व्यापक जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक गंगा यात्रा, नमामि गंगे यात्रा का आयोजन किया था। और नमामि गंगे यात्रा का उद्देश्य था कि गंगा जी के प्रति सनातन आस्था को और पुष्ट करने के साथ ही हम गंगा किनारे इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दें जो आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकें। और आज वह पैकेज भी घोषित हुआ है, जब गंगा किनारे हर्बल खेती 25 लाख एकड़ क्षेत्र में हर्बल खेती के साथ साथ प्लांटेशन देने की एक बड़ी कार्य योजना को मैंने अभी पिछले सप्ताह ही वन विभाग के साथ एक बैठक की थी, वन और उद्यान विभाग के साथ में। ये थे योगी आदित्यनाथ, जो कि गंगा के किनारे हर्बल खेती पर खास तौर से उत्साहित हैं। हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। सुमन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि निर्मला सीतारमण की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सुमन, किसानों के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है यहाँ पर सरकार ने, और खासकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ढांचागत व्यवस्था के लिए की है,
इसके बारे में अगर हमें कुछ जानकारी दे पाए हमारे दर्शकों को कि इसका यूटिलाइजेशन किस रूप में, किन मदों में होगा। देखिए, ये इन्होंने 8 सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया। 8 सेक्टर में उन्होंने ये डिवीजन अभी नहीं। सबसे दिलचस्प बात इसमें आशुतोष जी यही है कि ये सेक्टर पहले ही डिसाइड था। आज हंसते हंसते उन्होंने एक बात कही कि हमने इस बात की घोषणा पिछली बजट में ही की थी। उस बजट की घोषणा को हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसमें हमने कुछ जो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें खासकर मत्स्य पालन की उन्होंने बात कही कि मत्स्य पालन में हम पूरे संसार में नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहे हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ की घोषणा कर दी। उसके बाद दूसरे सेक्टर की उन्होंने 8 कैटेगरी डिसाइड की। वो चाहे वो हनी बी की बात हो कि हनी बी के लिए भी बीच में बजट जो है बिल्कुल कट कर दी गई थी, उसमें भी उन्होंने बजट दे दी है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी, खासकर जो पशुधन जिनके पास भी है, उनकी सबसे जो बड़ी परेशानी है वो वहाँ के पशुधन में मुंह में और उनके जो खुर हैं उसकी बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने 4,000 करोड़ 6,000 करोड़ के आसपास जो है उसके लिए बजट का प्रोविजन कर दिया। तो हर सेक्टर को जो कृषि धन से जुड़े हुए लोग हैं या कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मत्स्य हो चाहे वो हनी बी हो। उसके बाद सबसे दिलचस्प बात उन्होंने एक ये कही, इससे पहले भी उन्होंने घोषणा की थी, एक जो सेक्टर उन्होंने डेवलप करने की बात की, जैसे बिहार की उन्होंने चर्चा की कि बिहार में अगर मखाना हो रहा है तो मखाना के लिए हम बिहार सेक्टर को ही डेवलप करेंगे और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिर्फ 1 लाख करोड़ अभी हम इसमें जो घोषणा कर रहे हैं, उसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने जो खर्च की है उसको भी आप मेंशन करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ हमने अभी 1 लाख करोड़ खर्च की है तो यही घोषणा है, बल्कि हमने अभी तकरीबन 11.5 लाख करोड़ जो खर्च किए हैं या हमने घोषणाएं की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए इस सेगमेंट को बूस्टअप करेगा। तेलंगाना के लिए उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो हल्दी का सबसे बड़ा व्यापार का क्षेत्र है वो वहाँ हम सेक्टर उसको डेवलप कर देंगे। मिर्च के लिए हम आंध्र प्रदेश को डेवलप करेंगे। तो इस तरह से सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसमें कि एक एक प्रदेश को एक पॉकेट वाइज डेवलप किया जाए और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और उस सामान को वाकई में लोकल वोकल और ये जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको लेकर ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी परेशानी किसानों को स्टोरेशन के लिए कि उनके पास स्टोर नहीं है कि सामान को रख पाएँ, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ इस पर भी हम खर्च कर रहे हैं। तो ये पॉकेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, इसकी बेहद ज़रूरत किसान और किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रही है। सरकार ने पहले योजना बनाई थी, लेकिन घोषणाओं के साथ साथ और जो बजटरी प्रोविजन की जरूरत थी उसको यहाँ मेंशन की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे यहाँ पर सुमन आपका, और प्रोफेसर अमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में रवि सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों के लिए खास तौर से सरकार ने कई योजनाओं की बात की है। हर्बल खेती की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अमली जामा, इनका क्रियान्वयन किस तरीके से होगा और क्रियान्वयन कितनी ईमानदारी से होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागज़ पर ये सभी योजनाएं बेहद मजबूत और कारगर नजर आती हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।